दोस्तों, इस दुनिया में पैदा होने से लेकर ज़िंदगी की दहलीज से उस पार जाने तक हम हर दम वक्त के हाथों कठपुतलियाँ बने रहते हैं। वक्त हमारी ख्वाहिशों को, हमारी तमन्नाओं को, हमारी इमोशंस को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी उम्र को हमेशा अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में दबोचे रहता है। हम वक्त के हाथों हर दम बूढ़े होते रहते हैं। वक्त हमें अपनी उंगलियों पर नचाता रहता है, जैसे वो कहता है हम वैसे करते हैं। लेकिन चंद एक शख्सियतें इस दुनिया में ऐसी होती जो वक्त को अपनी उंगली पे नचाती। वक्त उनके कहने पे चलता है। वो वक्त के साथ बुरी नहीं होती, वक्त बूढ़ा हो जाता है। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनके हाथों वक्त हार चुका है। आइए मुलाकात करें काका हाथरसी साहब से। नमस्कार काका। नमस्कार। काका जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका नाम काका हाथरसी कैसे पड़ा? बताता हूँ, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज मैं दूरदर्शन के कोर्ट में हाजिर हुआ हूँ। जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। वाह। अब पूछ लीजिए क्या पूछेंगे। काका, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका नाम काका हाथरसी कैसे पड़ा? हमारे हाथरस में ड्रामा हुआ करते थे अग्रवाल समाज की ओर से। मैं भी अग्रवाल हूँ जी। तो एक ड्रामा हमने ही तो खुद लिखा और हम मुझको विलेन का पार्ट, उसमें लड़कों ने कहा काका विलेन बन जाऊंगा। तो एक काका नाम का चौधरी जी उसमें विलेन बना। समाज विरोधी था वो। लड़के चंदा लेने आते तो मना कर देता था, चंदा वंदा हम कभी नहीं देते। लड़के कहते ये सुधार होगा, वो सुधार होगा, हम कोई सुधार नहीं मांगते, कोई नहीं मानते। लड़कों ने कहा महाराज काका जी देखिए, मृतक भोज बंद करना चाहते हैं हम, आपका समर्थन चाहिए। मैं कहता था मृतक भोज बंद क्यों करोगे, जैसे तैसे तो कोई मरे, फिर भी हम भोजन करने नहीं जाए, गलत। तो ऐसे करके फटकार देते थे। बड़ा सफल प्रोग्राम हुआ मेरा। खैर सुबह में बाजार में घूमने निकला, अरे काका जा रहा है, काका जा रहा है, काका जा रहा है। मैंने कहा भगवान, जनता ने मुझे नाम दे दिया काका। फिर मैंने उसके साथ हाथरसी जोड़ लिया क्योंकि मैं हाथरस का रहने वाला हूँ जी। और हाथरस में मेरा जन्म हुआ। किस सन में जन्म हुआ आपका काका? 18 सितंबर 1906 का जन्म है मेरा। मैं 81 साल पूरे कर रहा हूँ सितंबर में। वाह। 81। काका जी, आपने अपनी ज़िंदगी की पहली कविता कब लिखी, कहाँ लिखी और किसने प्रेरित किया आपको कविता लिखने के लिए? विपिन जी, पहली 2 कविताएं मेरी ऐसी जिनमें मैं ये भूल गया हूँ कि पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं, दोनों आपको बता देता हूँ। मैंने हिंदी पढ़ी थी अपनी नैनीताल में क्लास में। उसके दोपहर बाद में एक वकील साहब से, जो बहुत मोटे थे, भारी भरकम, अंग्रेजी पढ़ने जाया करता था, उनको कविता लिखने का शौक शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो मैंने ऊपर एक छंद लिखा जी। उनका नाम था लक्ष्मी चंद वकील। बड़े प्रसिद्ध थे वहाँ, हमको शाम को पढ़ाते थे। मर गए वो, बहुत दिन हो गए। तब तो मैं कोई 15-16 वर्ष का था, वो थे 40 वर्ष के। तो अब कहाँ दिन दे रहे हैं। तो मैंने लिखा उनकी बॉडी देखकर, एक पुलंदा बांध कर दी उस पर सील, एक पुलंदा बांध कर दी उस पर सील, खोला तो निकले वहाँ लक्ष्मी चंद वकील। लक्ष्मी चंद वकील वजन में इतने भारी, बैठ जाए तो पंचर हो जाती है लारी। जब कभी श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाएं, जब श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाएं, पहिए चू चू करें ऊंट को मिर्गी आए। मेरा विरोधी एक लड़का दूसरा छंद में शुरू करने वाला था। मेरा विरोधी लड़का काट छीन के और दिखाया है वकील साहब को। साहब मेरी जो पिटाई हुई है उस दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मरकर मैं, चाहे वो स्वर्ग में गए हो चाहे नरक में गए हो, वहीं जाऊंगा। और पूछूंगा महाराज क्यों मारा आपने। अब कोई मार के देखे आजकल के जमाने विद्यार्थी को। और दूसरी कविता दूसरी ये थी
कि मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा प्रभु, प्रभुलाल है मेरा नाम, जी बेटा प्रभु तेरी शादी के लिए बातचीत चल रही है, बहू कैसी चाहे? तो मैंने कहा अम्मा हमने कविता लिखवा सीख रहे हैं, आज लिख लेंगे, हमको सवेरे तक बता देंगे। जी तो मैंने रात को लिख ली एक छोटी सी कविता। सवेरे अम्मा ने कही बेटा सुना है, ब्रजभाषा बोलते हम आपस में। तो मैंने अम्मा से कही, बहू खूब गोरी होए पड़ी चाहे थोड़ी होए, बहू खूब गोरी होए पड़ी चाहे थोड़ी होए, चांद की चकोरी होए जैसे फिल्म तारिका, नृत्य में नवीन होए ताल में प्रवीण होए, रूप रस रंग में स्वंग होए नायिका, नृत्य में नवीन होए ताल में प्रवीण होए, रूप रस रंग में सुअंग होए नायिका, खांसे तो खम्माज राग, उसकी हर क्रिया से राग निसरत हो। जी खांसे तो खम्माज राग, हांसे हंसे, हांसे तो हिंडोल लसे, ये भी एक राग है। खांसे तो खम्माज राग, हांसे तो हिंडोल लसे, रोवत में रामकली एक रागिनी का नाम। जी रोवत में रामकली ऐसी होए गायिका, फिर कनी सी होए पे ऐसी मरखनी न होए, कि चिमटा की चोट सो बिगाड़ दे जायका, ऐसा वरदान देव देवी महादेवी मोय, बालक तो होए पे हो नहीं बालिका। वाह। अम्मा ने कही अच्छा बेटा दो ऐसी देखूंगी। काका जी, अपनी ज़िंदगी में जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो क्या कारण था कि आपने कविता लिखने के लिए हास्य रस को ही चुना? देखिए रस तो 9 है, जी खैर कुछ विद्वान तो और ज़्यादा भी मानते हैं, लेकिन 9 रसों में मैं तो कहता हूँ रसराज है तो हास्य है। और मैंने क्यों चुना, एक महात्मा थे कर्णवास में, मैं गंगा जी पे रहता हूँ 1 महीने, स्वामी जी थे निर्मलानंद जी महाराज। मैंने कहा महाराज एक बात बता दीजिए मुझे। क्या भाई बोलो। मैंने कहा पाप और पुण्य की परिभाषा बता दीजिए संक्षेप में। तो उन्होंने जब संक्षेप का नाम सुना तो बोले किसी को रुलाना पाप और किसी को हंसाना पुण्य। वाह। मैंने कहा धन्य महाराज। बस मैंने हाथरस को ही पकड़ लिया और हाथरस में मुझे आगे चल कर सफलता मिलती चली गई बराबर। और आप आज जिस स्थिति में हूँ आप सब देख रहे हैं, जनता देख रही है मुझे। काका जी, ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ में बदलाव, चेंज अच्छा लगता है। कभी आपने भी बदलाव के बारे में सोचा हो या हास्य रस से हटकर किसी और रस में कविता लिखी हो? हाँ, हास्य के अलावा किसी रस में लिखा भी है तो उसमें भी हास्य आ गया है। तो कुछ सुनाइए। देखिए करुण रस की एक कविता और उसमें हास्य। अब मैं क्या करूँ। लेकिन लाला जी बोले हमसे, फिल्म निर्माता, काका हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए गीत लिख दो। ऐसा हमने तो कभी नहीं लिखा फिल्मी गीत। जी देखो काका, मैं घोषणा कर चुका हूँ कि मेरी फिल्म में काका हाथरसी का एक गीत जरूर होगा, आप लिख दो, जितने पैसे कहेंगे दे दूंगा। मैंने कहा लाला जी आपकी फिल्म का नाम क्या है? बोले आंसू। मैंने कहा मैं हास्य का कवि और आंसू पर कैसे लिखूं। देखो काका फिर कहता हूँ मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, आप लिख दो जैसा भी गीत लिखो। तो मैंने लिखा आंसू फिल्म बना रहे लाला लखपत राम, नाम कल्पित है साहब। जी आंसू फिल्म बना रहे लाला लखपत राम, गीत आंसुओं पर लिखो दे भरपेट नाम। दे भरपेट नाम, सुनो इसकी सिचुएशन, पहले सिचुएशन बता देते तब गीत लिखा जाता है। सुनो इसकी सिचुएशन, रुदन करे हीरो, आंसू पहुंचे हीरोइन। काका ये सीन है, हीरो रो रहा है, हीरोइन उसके आंसू पहुंचे। रुदन करे हीरो, आंसू पहुंचे हीरोइन। हमने कहा मान लिया लाला जी दोगे अच्छे पैसे, मान लिया लाला जी दोगे अच्छे पैसे, किंतु हास्य का कभी आंसू पर लिखे कैसे? बोले कैसे वैसे कुछ नहीं, फटकारने के सुर में बोले जी कैसे वैसे कुछ नहीं, पैसे पर दो ध्यान। कैसे वैसे कुछ नहीं, पैसे पर दो ध्यान। पैसे में है जिंदगी, पैसे में भगवान। पैसे में भगवान उच्च कभी धक्के खाए, सस्ती कविता लिखे भुच्च कभी नोट कमाए। तो छोड़ हास्य रस, लिखो करोड़ रस ऐसा धांसू, हीरो की आंखों से टप 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 के आंसू। वाह। तो साहब लिख लिया जैसा हमसे लिखा गया। शूटिंग में पहुंचे, गीत पड़ा शूटिंग में, खड़े रहे सब मौन, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गीत पड़ा शूटिंग में, खड़े रहे सब मौन, हीरो रोया ही नहीं, आंसू पहुंचे कौन। अब मैं क्या करूं।
हीरो रोया ही नहीं, आंसू पहुंचे कौन, आंसू पहुंचे कौन। सेट पर था सन्नाटा, बड़ा बढ़िया सेट लगा हुआ था, सेट पर था सन्नाटा, हमने मौका दे उछलकर मारा चांटा। एक दिया मेरे हीरो के गाल पे रो, हमने मौका दे उछलकर मारा चांटा। तो आंसू झड़े हीरो की आंखों से, आंसू झड़े कि जैसे पानी टपके नल से, हीरोइन ने पहुंच दिए अपने आंचल से। ओके ओके ओके, शूटिंग हो गई सही, हीरोइन ने पहुंच दिए। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? तो दृश्य देख दर्शक चकित, हीरो ले उसास, दृश्य देख दर्शक चकित, हीरो ले उसास। प्रोड्यूसर चिल्ला उठा, काका जी शाबाश, काका जी शाबाश। गीत तो जम नहीं पाया, गीत तो जम नहीं पाया, पर प्रैक्टिकल वियोग ने बड़ा काम बनाया। हमने कहा हुजूर गीत कैंसिल करवा दो, पर चांटे के तो कुछ पैसे दिलवा, गीत कैंसिल करवा दो चांटे के तो। अब हम बड़े खुश, अपने मन में बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अब क्या होता है? सोच रहे इस कांड से बड़ी हमारी शान, क्रोधित हीरो आ रहा दोनों मुख के तान, मेरी तरफ यूं करके आ रहा, क्रोधित हीरो आ रहा दोनों मुख के तान, दोनों मुख के तान नहीं जिंदा छोड़ेगा, दांत हमारी नकली है फिर भी तोड़ेगा। तो भागे पैसे छोड़, कसम आगे को खाली, कभी लिखेंगे कविता करोड़ रस वाली। देख दांत नकली की बात आई है, मैं एक संस्मरण याद आ रहा है, एक आधी मिनट जी का। जी। मैं नागपुर कवि सम्मेलन में गया, किसी को मालूम नहीं था काका का सेट लगा हुआ है। उस दिन मुझे बुखार आ गया, विपिन जी, तो वो बोला संयोजक काका जी आज ही तो कवि सम्मेलन है, आज आपको बुखार आ गया। मैं क्या करूं? बोले डॉक्टर ले आओ, मैं ले आओ। तो ठिकना ठिकना था, डॉक्टर कई साल की बात, बंगाली डॉक्टर ले आए, आते ही बोला ओ 402। डॉक्टर साहब कविता पढ़वा दो, आज नहीं मेरा पेमेंट नहीं होगा। पढ़वा देगा, पढ़वा देगा। बुखार आया रात को, हाँ डॉक्टर साहब रात को आया, ठंडा लगा था। डॉक्टर साहब बड़ा ठंडा लगा था, बहुत ज़्यादा ठंडा लगा। डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा असह्य ठंडा लगा मुझको। बोला दांत किटकिटाया था। साहब किटकिटाया होगा, रात को गिलास में रख देता हूँ इसी में बजी होगी ताश। वो डॉक्टर वो हंसा, अच्छा हम समझ गया, बंगाली था, हम समझ गया आपका सेट लगा हुआ है यहाँ, डॉक्टर साहब का सेट लगा हुआ है, मेरा सेट लगा हुआ है। अच्छा बोला डरासी हो रहे जी। फिर बोला अच्छा अच्छा, आपको कल बुखार आया, 24 तारीख थी, यहाँ साहब 24 थी, पहले कब आया? मैं डॉक्टर साहब 22 को भी आया था। बड़ी गंभीरता से बोला 22 को आया, 24 को आया, अल्टरनेट, आपको पारी का बुखार है, अल्टरनेट पारी का नंबर वाला आने वाला। हमें भी जरा मजाक करना था डॉक्टर से। हमने कहा डॉक्टर साहब हमको पारी का बुखार नहीं है। बोले डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ? मैं डॉक्टर तो आप ही हैं हुजूर, पारी का तो जो होता है एक दिन तुमको आता है, एक दिन मुझको आता है। चला अच्छा काका, हमने अक्सर देखा है कि आपकी ज़्यादातर कविताएं जो हैं वो काकी के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो क्या आप असल ज़िंदगी में भी काकी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? शुरुआती घूमने से ही हुई, 7 फेरे लगाए जी, और जाने कितने फेरे उसके बाद भी मुझे लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन हम दोनों का प्यार कायम है और उनसे मुझे प्रेरणा भी मिलती रहती है। हालांकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी प्रेरणा तो मिलती है ही। रोज़ाना मुझे सुबह या दोपहर को फूल भेंट करती हैं जी। तो एक बात बताऊं काकी की, एक कवि सम्मेलन हुआ हाथरस में, तो उसमें 2 एक कवि आए थे आगरा के, आपने सुना होगा सोम ठाकुर जी। सोम ठाकुर गीतकार, उन्होंने ब्रज भाषा के 2 छंद सुनाए, एक गीत सुनाया, एक गजल सुनाई। काकी श्रोता में बैठी थी उस दिन, उससे कहने लगी फटकारने के स्वर में, हिंदी के कवि गजल लिख रहे हैं, तुम क्यों नहीं लिखती? मैंने कहा गजल का मतलब समझती हो डार्लिंग? क्या? मैंने कहा तुमने कभी गजक खाई है? गजक, गजक गुड़ और तिल से बनती है और गजल दिमाग और दिल से बनती है। वाह। हमने कहा गजल पेश कर रहे हैं, इसमें दिल तुम्हारा दिमाग हमारा। अब देखिए मैंने इसमें काका काकी की बात हो रही है, हमारे श्रोता आनंद ले, तो इस काकी से मैं कह रहा हूँ और ये बता रहा हूँ गजल क्या होती है। दिल को इस दिल से मिलाओ तो गजल होती है, दिल को इस दिल से मिलाओ तो गजल होती है, रूप सौंदर्य ब्यूटी। दिल को इस दिल से मिलाओ तो गजल होती है, रूप का सूप पिलाओ तो गजल होती है। वाह। झोंक कर भाड़ में मनहूसियत के कूड़े को
मैंने कहा हास्य कवि की पत्नी हो, उदास क्यों रहती हो? झोंक कर भाड़ में मनहूसियत के कूड़े को हास्य के फूल खिलाओ तो गजल होती है। वाह। प्रसन्न रहा करो और सत्य कहता हूँ, हास्य के फूल खिलाओ तो गजल होती है। और बजा के चिमटा, ये बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, सुने। बजा के चिमटा या कोई खास इशारा करके हमको कमरे में बुलाओ तो गजल होती है। वाह। देखिए, जब मैं 20-25 वर्ष का था, आज से 60 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 20 का था, 60 वर्ष पहले की बात। हम गरीब घर में पैदा हुए। हमारे घरों में लोहे की सांकल हुआ करती थी। तब ये चटकनी वटकनी नहीं होती थी निकलदार, और होती होंगी तो बड़े घरों में होती होंगी। पत्नी को जब इशारे से पति बुलाना होता था, सांकल बजाती थी, खड़र खड़र खड़र। जैसे सांकल बजाई, पति देव आ गए, क्या है? कुछ नहीं, 2 बाल्टी पानी ले आओ। अब तो इशारे बदल गए। बजा के चिमटा या कोई हाथ इशारा करके हमको कमरे में बुलाओ तो गजल होती है। अगला शेर सुने, बड़ा स्वादिष्ट। प्यार की प्लेट में भर कर के हुस्न का हलवा, प्यार की प्लेट में भर कर के हुस्न का हलवा अपनी उंगली से चटाओ तो गजल होती है। वाह। आप कल्पना करें, कोई बुढ़िया अपने पोपले बुड्ढे को हलवा चटावे, उसकी जिंदगी बढ़ जाए। इसलिए मैं सब बुढ़ियाओं से कहा करता हूँ, हे बुढ़ियाओ, अपने बुड्ढों को प्यार बांटो, उसकी जिंदगी बढ़ेगी। मेरी पत्नी 75 वर्ष की इस समय है। कभी घर में तू मैं हो जाती है, सब घरों में होती है। तो मैं समझता हूँ, जब वो आँख दिखाती है मुझको, मैंने कहा इसको अभिमान हो गया है, इसको घमंड हो गया है। तो उसके घमंड को दूर करने के लिए एक पुराना शेर सुना देता हूँ किसी का, फिर गजल पे आ जाऊँगा। उससे कह देता हूँ, बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का। अरे वो तो हम हैं कि गुड़गुड़ाए जाते हैं। वाह। इस पे ठीक हो जाती है। तो प्यार की प्लेट में भर कर के हुस्न का हलवा अपनी उंगली से चटाओ तो गजल होती है। और हमने कहा, हुजूर पतंग आपकी, देखिए दिल्ली में बच्चे उड़ाते हैं, पतंग उड़ा रही है, और हमारे ब्रज में क्या है, हमारे ब्रज में कनकौआ उड़ रहे हो है। तो मैंने कहा, पतंग आपकी और हमारा कनकौआ, इश्क के पेच लड़ाओ तो गजल होती है। और अपने घर पे कभी 2-4 सहेली सुंदर, अपने घर पे या मेरे घर पे बात एक ही है, अपने घर पे कभी 2-4 सहेली सुंदर, गजल सुनने को बुलाओ तो गजल होती है। गजल सुनने को, और मूड बन जाए अगर गजल को सुनते सुनते, मूड बन जाए अगर गजल को सुनते सुनते, झूम के ठुमका लगाओ तो गजल होती है। वाह। आखिरी शेर, मैंने देखा एक शायर गजल पढ़ते पढ़ते गिर पड़ा मंच पर। मैंने अपने साथी से पूछा, मैंने यार ये क्या हुआ? बोले कहा इसको मिर्गी आ गई। मैंने वाह वाह, ये खूब रही। तानसेन गाते थे तो मृग आ जाते थे, आजकल मिर्गी आ रही है। बढ़िया। तो मिर्गी आ जाए हमें गजल को गाते गाते, अपनी सैंडल को सुंघाओ तो गजल होती है, अपनी सैंडल को सुंघाओ तो गजल होती है। काका जी, 1985 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये उपाधि पाने के बाद आपको कैसा लगा, और ये खबर आपके पास सबसे पहले कब और कौन लेके आया कि आपको पद्मश्री दी जा रही? सच बताता हूँ आपको, सुबह 8 बजे थे लगभग 2 टेलीग्राम आए लंबे लंबे, एक राष्ट्रपति का, एक गृह मंत्री का। मेरा बेटा नीचे से ऊपर कमरे में लेके आया, लो काका पद्मश्री आ गई, पद्मश्री आ गई। बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान को। सारे घर में चहल पहल, पद्मश्री मिल गई, काका को पद्मश्री मिल गई। और टेलीफोन खूब खटकने लगे बधाई के। काकी जरा सुस्त बैठ गई एक कोने में। मेरा बेटा लच्छो, लच्छो है उसका नाम मेरे बेटे का, जी पद्मश्री कौन है? शंका हुई उसको कुछ। तो मेरी एक कविता बन गई, सुनिए। तार बधाई के मिले फोन करे टन टन बज रही थी, तार बधाई के मिले फोन करे टन टन, पद्मश्री का नाम सुन काकी हो गई सन, सन्नाटे में आ गई जी। पद्मश्री का नाम सुन काकी हो गई सन, काकी हो गई सन, बड़ी चर्चा है जिसकी, क्या करती है काम, उम्र है कितनी उसकी। अमेरिका से यही सीख कर आए हो क्या, मेरे लिए सौत का तोहफा लाए हो क्या? और आगे कहने लगी, 80 साल हो रहे फिर भी ऐसे काम, 80 साल हो रहे फिर भी ऐसे काम, शर्म बुढ़ापे की करो हो नाम बदनाम, हो नाम बदनाम, चाल नहीं चलने दूंगी, भारतीय नारी हूँ दाल न गलने दूंगी, खबरदार जो मुझे छोड़ इत उसको ताका, लूंगी दाढ़ी नोच, याद रखना या काका।
बड़ी मुश्किल से समझाई बेटों ने कि कोई औरत नहीं है। कहा कि ये तो अलंकरण मिला है काका को। अच्छा काका, जो आपके गाने, ये गीत की शैली है कविता की, जी। ये आपने कहाँ से अपनाई? मैंने कहा ना, गिरधर कविराय के छंद मैंने लिए हैं। वो कुंडलिया छंद उनके होते थे बड़े अच्छे। इस छंद की विशेषता है, बड़ा सरल छंद है, 24 मात्रिक छंद है। तो ये पहला और अंतिम शब्द मिलना चाहिए इसमें, तो शुद्ध कुंडलिया है। अच्छा। कुंडली छंद है, और जो पहला आखिरी नहीं मिला तो फिर वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो मेरे एक मित्र ने कहा, काका इस पचड़िए में तुम मत पढ़ो, तुम तो छंद यही अपनाओ, वजन यही रहे, लेकिन इसको कुंडलिया छंद मत कहो। तो मैंने फिर इसका नाम रख दिया फुलझड़ियाँ, काका की फुलझड़ियाँ। जी। धर्मयुग में छपी 1 साल तक, एक स्तंभ बन गया, काका की फुलझड़ियाँ, काका की फुलझड़ियाँ। अच्छा, कुंडलिया छंद बता दूँ आपको मैं क्या होता है। नैनीताल में गया था एक बार, तो मजदूर बेचारी फटे हाल बोझा ढो रही, आगे बढ़ी तो चमचमाती कार में कुत्ते का बेटा बैठा हुआ था। कुत्ते का बेटा जानते हैं आप? पिल्ला। मैंने कहा, हे भगवान, इंसान की ये हालत, कुत्ते की ये हालत। तब ये छंद बना। देखिए, शुद्ध कुंडलिया छंद है ये। जी। पिल्ला, पिल्ला से शुरू होगा, पिल्ला भी खत्म होगा। पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोवे बोझ, भेद न इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, मम्मी जी के हाथ दूध से रोटी खाता। रोज साबुन से नहाता, मम्मी जी के हाथ दूध से रोटी खाता। भावना बदली कवि की या इंसान की, के काका वर मांगत हूँ मैं चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु बनाना हमको पिल्ला। भगवान पिल्ला बताना, ये कुंडलिया छंद। लेकिन मैंने इसका पालन बंधन में नहीं पड़ा, फिर मैंने अपने छंद लिखता रहा इसी शैली में, इतनी मात्रा। काका जी, आप तो देश विदेश घूमते रहते हैं, तो कुछ देश की, कुछ विदेश के बारे में कुछ हमें बताइए, मज़ेदार सा किस्सा। देश में तो मैं बहुत कवि सम्मेलन कर चुका हूँ, सारे देश में भगवान की कृपा से खूब घूम चुका हूँ जी। विदेश यात्रा मेरी 3 हुई, एक सन 75 में, एक सन 84 में, और एक सन 86 में। 84 की यात्रा अमेरिका की थी मेरी, अमेरिका कनाडा की। तो वहाँ मैं जब बहुत सी कविता सुनाई तो उन लोगों ने कहा, एक डॉक्टर थे जिनके हमारा प्रोग्राम था, काका अमेरिका पर भी तो कुछ लिखो, अपने देश पर तो सुना ही रही हो। तो उसमें मैं 3 छंद सुना रहा हूँ, लिखे तो मैंने कही है। काका कवि पाताल को चले तरुण के संग, मेरा एक साथी कवि है तरुण जी, डॉक्टर तरुण, मैं अकेला कहीं नहीं जाता, हम 2 जाते हैं। काका कवि पाताल को चले तरुण के संग, अंग अंग में भर रहे हास्य व्यंग के रंग। हास्य व्यंग के रंग प्रथम अमेरिका आए, सबसे पहला प्रोग्राम हमारा न्यूयॉर्क। प्रथम अमेरिका आए, नगर नगर में हंसी खुशी के फूल खिलाए। तो कविता सुनकर मस्त हो गए सबके चूल्हा, कोका कोला पर चढ़ बैठा काका कोला। एक मित्र फिर बोले हमसे, काका जी अमेरिका में होशियार रहना, किसी सड़क पर सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया या कागज का टुकड़ा फेंक दिया और पुलिस वाले ने देख लिया तो $50 जुर्माने की। तो एक छंद उस पर सुनोगे, व्यंग है इसमें। बड़े कड़े कानून है कौन यहाँ बच पाए, बड़े कड़े कानून है कौन यहाँ बच पाए, कागज फेंको सड़क पर जुर्माना हो जाए, जुर्माना हो जाए, धन्य है देश हमारा, 20 सड़क पर फेंक दीजिए कूड़ा सारा। आज़ादी हमको पसंद हिंदुस्तान की, आज़ादी हमको पसंद हिंदुस्तान की, मन में आई वही पीक मार दो पान की। जीने में चढ़ने पिच, इधर चढ़ने पिच, मन में आई। और छंद तो कई हैं लेकिन बहुत समय लग जाएगा। हाँ, आजकल तो काका जी दूरदर्शन का काफ़ी बोलबाला है, और अब माशाल्लाह हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो भी आगे से बहुत बेहतर हो गए। तो आपने कभी दूरदर्शन पर कोई छंद, कोई कविता लिखी? दूरदर्शन पर एक छंद सुन लो, अभी मैंने लिखा है तो अभी अच्छी तरह याद नहीं हुआ, तो पढ़ के बता रहा हूँ। जी। ऊंचे उड़े विमान तब नीची हो गई रेल, ऊंचे उड़े विमान तब नीची हो गई रेल, रिक्शे वालों ने किए तांगे वाले फेल, रिक्शे वालों ने किए तांगे वाले फेल, तांगे वाले फेल। दूरदर्शन जी आए आपके जी। दूरदर्शन जी आए, ट्रांजिस्टर ने रो रो कर आंसू टपकाए, ट्रांजिस्टर कोई नहीं पूछता, ट्रांजिस्टर ने रो रो कर आंसू टपकाए। मूल्यवान रेडियो सेटअप सिसक रहे हैं, मूल्यवान
रेडियो सेट अब सिसक रहे हैं, लगी जुबां पर जंग शून्य में भटक रही है। वाह काका जी, ऐसा देखा गया है कि अक्सर कवियों ने सौंदर्य पर, खूबसूरती पर, जुल्फ़ों पर, होठों पर, आँखों पर कविताएं लिखी हैं, छंद लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं, लेकिन किसी ने नाक या कान पर कभी कुछ नहीं लिखा। तो ऐसा क्यों? नाक पर मैंने तो लिखा है। अच्छा, आपने लिखा है? तो सुनाइए। सुनिए, सबसे बढ़िया अंग छोड़ दिया उन्होंने, सर्वश्रेष्ठ अंग है ये। मुखमंडल सौंदर्य को आंख तके तो आंख, मुखमंडल सौंदर्य को आंख तके तो आंख, आंख, गाल, ठुड्डी, अधर, सबसे ऊंची नाक। सबसे ऊंची नाक हो रही शोभित ऐसे, हो रही शोभित ऐसे, ऋषिकेश गंगा पर लक्ष्मण झूला जैसे। वाह। नाकेंद्रिय के आगे इंद्रिय सभी हेठ हैं, हेठ माने तुच्छ। नाकेंद्रिय के आगे इंद्रिय सभी हेठ हैं, आंख कान में एक, नाक में डबल गेट है। अब है नहीं, देख लो जी। आंख कान में एक, नाक में डबल गेट है। और वैद्य डॉक्टरों का बड़े नाक कृपा से काम, देखिए नाक की विशेषता बता रहा हूँ जी। वैद्य डॉक्टरों का बड़े नाक कृपा से काम, नाक बिना होते नहीं नजला पिनत जुकाम। नजला पिनत जुकाम, गंध बिन गंदी रोते, गंध माने खुशबू, जी। गंध बिन गंदी रोते, तेल फुलेल इत्र के धंधे चौपट होते। और खुशबू बदबू शब्द कोश में जगह न पाते, नाक न होती चश्मे सड़कों पर गिर जाते। वाह। ये स्टैंड है जी। नाक न होती। अच्छा काका, अब चलते चलते आप अपनी मनपसंद कोई भी कविता, कोई भी छंद हमें सुनाइए। एक छंद सुना रहा हूँ। जी। इसमें मैंने ये बताया है कि कभी कभी मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। जी। एक बुढ़िया माई जा रही थी, ठोकर लगी, गिर पड़ी, मेरी कविता बन गई। ठोकर खा बुढ़िया गिरी, ठोकर खा बुढ़िया गिरी, उठा न उससे जाए, पड़ी पड़ी वो सड़क पर, पड़ी पड़ी वो सड़क पर, हाय हाय चिल्लाए, हाय हाय चिल्लाए। तभी एक लड़का आया, एक लड़का आया, जी। सहज भाव से हाथ पकड़ कर उसे उठाया। तो बुढ़िया बोली, तूने आज उठाया मुझको, उसी तरह बेटा भगवान उठाए तुझको। तो हम तो हास्य में लिख रहे हैं, और हास्य हमारी अभी तक 80 वर्ष का जवान बना हुआ हूँ जी। आप देखिए 4 पीढ़ी हमारी चल रही है। अच्छा काका, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही कहा दर्शकों से भी कि वक्त जो है वो हमें अपनी मुट्ठी में दबोचे रहता है, तो जी तो चाहता है कि और आपसे बातें हों, लेकिन वक्त की पाबंदियाँ हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा, नमस्कार।